नमस्कार दोस्तों। 24 फरवरी 2022 को फाइनली रशिया की 1,70,000 आर्मी यूक्रेन के ऊपर हमला कर देती है और देखते ही देखते यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा लुहांस्क एंड डोनेट्स्क दोनों ही रशिया के कब्जे में आ जाते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस हमले के पीछे क्या-क्या रीज़न थे, ये हमला क्यों किया गया था और फाइनली इस हमले से पूरी दुनिया इवन इंडिया को क्या-क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में जानने से पहले हमें इन दोनों की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इसकी हिस्ट्री पता चल जाए तो हमें थोड़ा-थोड़ा समझ में आए कि ये वॉर शुरू कहाँ से हुई है और आगे इसका क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 1991 में। यूएसएसआर क्या होता है कि 15 राज्यों में वो टूट जाते हैं। यूएसएसआर उस टाइम पे यूँ मान लीजिए एक तरीके से देशों का एक समूह था, जिसमें रशिया भी था और यूक्रेन भी था। जब यूएसएसआर टूट जाते हैं पूरी तरीके से, तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही अलग-अलग देश बन जाते हैं। शुरुआती दौर में रशिया और यूक्रेन दोनों ही के बीच में बहुत अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशन होते हैं। इवन रशिया के कहने पर यूक्रेन ने 1994 में एनपीटी पर साइन करता है और अपने सभी परमाणु हथियार को नष्ट कर देते हैं। अब समझ लीजिए कि एनपीटी होता है क्या। देखिए, एनपीटी की फुल फॉर्म है नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका तहत अगर कोई भी देश इस पर साइन करता है तो उसको अपने परमाणु हथियार नष्ट करने पड़ेंगे। रशिया के कहने भर से यूक्रेन क्या करता है कि एनपीटी पर साइन कर देता है और रशिया, अमेरिका और यूके इस बात की अश्योरिटी लेते हैं कि ठीक है, वो हमेशा जो यूक्रेन है उसकी हमेशा वो हेल्प करेंगे और वो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार अपने ऊपर लेंगे और कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बात बिगड़ती है 2008 में। 2008 में क्या होता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया नेटो में शामिल होना चाहते हैं। अब ये नेटो में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि रशिया जो है वो अपने वादे का पक्का नहीं है। वो शायद उस एग्रीमेंट को कि वो कभी भी रशिया नहीं, यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, इस बात पे कायम वो कभी भी नहीं रहेगा। तो नेटो में ये जब शामिल होने की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रशिया होता है उसे बहुत बुरा लगता है, वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो नेटो के जो कंट्रीज जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि अभी जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस बात की भी वो एश्योरिटी लेते हैं कि भविष्य में हो सकता है वो शामिल उन्हें कर ले। यहाँ से बात बिगड़ती है और रशिया और यूक्रेन के बीच में थोड़ी थोड़ी जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो शुरू होती है। लेकिन असल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं 2013 में। 2013 के नवंबर में क्या होता है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम होता है विक्टर जेलेंस्की। अब देखिए, जो विक्टर जेलेंस्की होते हैं उनके साथ रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से प्रो रशियन होते हैं और ज़्यादातर जो यूक्रेनियंस होते हैं वो रशिया के खिलाफ होता है और इसके साथ साथ वो विक्टर यानुकोविच के भी खिलाफ होते हैं। बात और जगह बिगड़ती है जब विक्टर यानुकोविच रशिया के साथ यूरो एशियन एक ट्रेड में वो क्या करते हैं, साइन कर लेते हैं। ठीक है, अब यूरो रशियन या यूरो एशियन जो भी कह लो, ये जो एक संधि थी, इसमें रशिया की तरफ यूक्रेन का बहुत ज़्यादा झुकाव होता है और पश्चिमी देश जैसे कि यूरोपियन यूनियन इसका विरोध करता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हमेशा से ही चाहता है कि रशिया नहीं, यूक्रेन उसके साथ जाके क्या करे, मिल जाए। लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट तो टाइम उसके लिए साफ साफ मना कर देते। तो जो यूक्रेन के लोग होते हैं वो इसको लेके विरोध करते कि नहीं, हमें यूरोप के साथ मिलना चाहिए, ना कि रशिया के साथ। तो फाइनली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन के बाद जो विक्टर यानुकोविच होते हैं उन्हें अपनी सत्ता से बाहर कर दिया जाता है और इस विरोध प्रदर्शन को यूरो मैदान के नाम से भी जाना जाता है। 14 का समय आता है। इस दौरान क्या होता है कि जो रशिया होता है वो क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है। अब देखिए, क्रीमिया पर कब्जा करने का क्या इरादा है रशिया का। रशिया जो क्रीमिया का जो एरिया वो ब्लैक सी के नजदीक पड़ता है और अगर रशिया को बाकी देशों के साथ व्यापार करना है समुद्री रास्ते, तो उसे वो क्रीमिया चाहिए और रशिया को इस बात का बिल्कुल एहसास हो गया था कि भविष्य में जो यूक्रेन है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाके वो मिल जाएगा। तो इसको लेकर वो क्या करते हैं, क्रीमिया पर वो हमला कर देता है। अब देखिए, रशिया जो होता है क्रीमिया पर डायरेक्ट हमला नहीं करता, वो कुछ लोगों को भेजता है जो क्या करते हैं, क्रीमिया के संसद जो होता है उस पर क्या करते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। और ये हमला बहुत ही विचित्र तरीके से होता है, क्योंकि इस हमलावर जो होते हैं यहाँ पे जो जो क्रीमिया पर कब्जा करते हैं, उनके पास किसी भी तरीके का कोई बैच नहीं होता। देखिए, कोई भी देश जब दूसरे देश पे हमला करता है तो उसके पास एक बैच होता है कि कौन से देश से। जैसे इंडिया में देखा होगा आपने अक्सर कि इंडिया, यहाँ पे इंडियन का फ्लैग बना होता है, इवन पाकिस्तान, अमेरिका, हर किसी का अपना अपना फ्लैग बना होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये किसी भी तरीके का कोई बैच नहीं पहनते। तो जब रशिया से पूछा जाता है क्या ये हमले के पीछे में उसका हाथ है, तो रशिया साफ साफ इससे इनकार कर देता है, देखिए हमारा बिल्कुल किसी तरीके कोई हाथ नहीं है। फिर क्रीमिया पर जब कब्जा हो जाता है तो वहां पर एक रेफरेंडम करवाया जाता है मार्च 2014 में। इस रेफरेंडम रेफरेंडम मतलब मान लीजिए कि जनमत संग्रह। रेफरेंडम जब करवाया जाता है तो 97% जो लोग होते हैं वो रशिया के फेवर में वोट करते हैं कि हमें रशिया के साथ ही मिलकर रहना है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं वो इसका विरोध करते हैं कि देखिए जो रेफरेंडम है, जनमत संग्रह, ये पूरी तरीके से अनबायस्ड है, बिल्कुल भी फेयरली नहीं हुआ है। बात बिगड़ती है और जगह 2021 में। 2021 में क्या होता है कि जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति होते हैं वो बनते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। वो उस टाइम पे यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, खैर वो आज भी है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा
एक तरीके से नेटो के फेवर में जाना चाह रहे थे कि हमें नेटो में मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमें रशिया से, हमें एक तो क्रीमिया को भी आज़ाद करना है और हमें रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर भी निकलना है। तो रशिया जो था इस बात को लेकर बहुत सारी वार्ता करना चाहता है व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं होते। तो फाइनली क्या करते हैं कि रशिया बेलारूस के साथ मिलकर क्या करता है कि वहां पर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, मतलब यूक्रेन के एक तरीके से धमकाने के लिए कि भाई आप नेटो के खेमे में मत जाइए, देखिए आप रहिए, आप नेटो के साथ मत जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर देख सोचिए, अगर नेटो बिल्कुल यूक्रेन को शामिल कर लेता है तो नेटो बिल्कुल रशिया के दरवाजे पे आ जाएगी, ठीक है। और दुनिया में रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन ही नेटो है, ठीक है। अब समझ लीजिए, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि नेटो होता है क्या। देखिए, नेटो वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको 1945 में बनाया गया था, रशिया के खिलाफ ही था। उस टाइम पे रशिया नहीं था, उस टाइम पे वो यूएसएसआर था, ठीक है। और नेटो का इसके अगेंस्ट ही बनाया गया था। तो फाइनली क्या होता है कि जब व्लादिमीर जेलेंस्की बिल्कुल भी बात नहीं मानते तो रशिया 24 फरवरी 2022 को वो 1 लाख से ज्यादा, लगभग 1,70,000 से 80,000 सेना के साथ सुबह 5 बजे ईस्टर्न यूक्रेन से हमला कर देता है। और यहाँ से शुरू होती है रशिया और इस वॉर के दौरान इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, इंडिया के ऊपर दो तरीके के इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव एक है नेगेटिव। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। देखिए, यूक्रेन को जो ब्रेड बास्केट कहा जाता था, क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यूरोप और बाकी कंट्रीज को वो बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं की सप्लाई करता था। क्योंकि वॉर के दौरान वहाँ पे जो कृषि है पूरी तरीके से खराब हो गई है, तो इंडिया से जो गेहूं वगैरह उसकी मांग ज्यादा बढ़ गई और इंडिया क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। दूसरा ये है कि यूक्रेन के जो टेक्नीशियन वगैरह जो थे, जो एक्चुअली आईटी फील्ड में काम करते थे, अब वॉर की वजह से वो भी अपना काम नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो कंट्रीज हो रही है वो इंडिया से लोगों को धीरे धीरे हायर करना शुरू कर दिए, ठीक है। जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए क्या हो रहा है, फायदा है। तीसरा ये है कि इंडिया इस युद्ध के दौरान इंडिया ने बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड लिया, ना तो वो रशिया के साथ गया, ना ही तो वो यूक्रेन के साथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया के पावर को दिखा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे आज के टाइम पे इंडिया एक इंडिपेंडेंट एक अपना फैसला ले रहा है, जहाँ पे किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि वो रशिया के अगेंस्ट जाए, लेकिन रशिया के अगेंस्ट उन्होंने किसी भी तरीके से इंडिया ने कोई सैंक्शन नहीं लगा। अब देख लेते हैं इसके नेगेटिव। देखिए, नेगेटिव में इसमें बहुत सारे, पहले है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के दौरान क्या है कि रशिया से जो हमें कच्चा तेल या फिर जो भी हमें मिलिट्री इक्विपमेंट मिलते थे वो अब नहीं मिल रहे, फिलहाल तो नहीं मिल रहे, ठीक है। दूसरा ये है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन में इंडियन बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो सस्ते में यहाँ पे जाके अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरा करते हैं। क्योंकि वॉर के दौरान क्या होता है कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पे देखा गया कि इंडियंस के लगभग सभी लोग क्या होते धीरे धीरे वो वापस इंडिया आ गए। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ा सा, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। तीसरा इंडिया के लिए जो सबसे नेगेटिव वाला पॉइंट ये है कि इन जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं बाकी देशों को इस बात के लिए कन्विंस करें कि देखिए इंडिया रशिया पे सैंक्शन नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया इसके खिलाफ है। तो इसी तरीके से इंडिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तरीके के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब फायदा हो या नुकसान कोई फर्क नहीं पड़ता है, युद्ध जो है कॉमन व्यक्ति के लिए यानी कि कॉमन पीपल के लिए बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। उम्मीद है ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेके। अगर कोई नए अपडेट्स आते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा उसमें वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।